Good morning, friends. I am Harveer Saradna. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। आज दोस्तों हम बात करते हैं 14 मई के करंट अफेयर्स की। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य की है? सोहराई खोर पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, नागालैंड। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोहराई पेंटिंग्स झारखंड में हजारीबाग जिले की है। 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल तो दो को दिया गया है दोस्तों। एक तो सोहराई खोबर पेंटिंग तो है झारखंड की और तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। इनको क्या दिया गया है दोस्तों? जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं हम झारखंड की। तो देखिए झारखंड के सीएम कौन है अभी? हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है दोस्तों रांची। बात करते हैं हम तेलंगाना के बारे में। तो देखिए तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलिसाई सौंदरराजन और कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने कोविड चटाई बनाई है? तो दोस्तों कोविड चटाई कौन से राज्य ने बनाई है अभी? तो ये बनाई है दोस्तों केरल ने। आपको ये ध्यान रखना है। और केरल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए केरल के जो सीएम है वो पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। एक तो शांत घाटी है, एक पेरियार है। तो ये आपको पता होने चाहिए, शांत घाटी और पेरियार। यहाँ के नृत्य की बात करते हैं तो कथकली और मोहिनी अट्टम। यहाँ का त्यौहार दोस्तों ओणम है और मार्शल आर्ट है दोस्तों कलारीपयट्टू। आगे बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार ने बताया कि रोग जनकों जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और भी कई प्रकार के जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको घरों में, दुकानों, संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिए केरल स्टेट कोविड कॉरपोरेशन ने किसका निर्माण किया है दोस्तों? कोविड चटाई का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। केरल स्टेट कोविड कॉरपोरेशन ने इस चटाई के 3 मॉडल पेश किए हैं जिन्हें श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अंतिम रूप दिया गया। तो दोस्तों अभी इसको बनाने के मॉडल तो किसने पेश किए? केरल स्टेट कोविड कॉरपोरेशन। लेकिन अंतिम जो रूप किसने दिया है दोस्तों? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केरला के द्वारा। कोविड चटाई को तैयार करने के लिए रबर या प्लास्टिक से बने होल्डिंग ट्रे, फाइबर मैट, BC20 मैट को लगाया गया है जो कीटाणुनाशकों को संतृप्त होने तक चटाई पर डाला जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूते पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देंगे। कोविड चटाई पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक 3 दिन में बदला जाएगा। पानी और कीटाणुनाशक को हर 3 दिन में बदलते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चटाई के विकास में राष्ट्रीय कोविड अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान ने केरल स्टेट कोविड कॉरपोरेशन की मदद की है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये केरल संबंधित है दोस्तों। ये पूरी डिटेल तो आप अच्छे एग्जाम को देना चाहते हो, यूपीएससी वगैरह में लिखना चाहते हो, वहाँ पर केवल इतना आ जाएगा कोविड चटाई। तो उसके बारे में आपको टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में होने वाला अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब होगा? तो देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जून 2020, अक्टूबर 2020, जनवरी 2020, फरवरी मार्च 2021।
तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फरवरी मार्च 2021 में होगा, कोविड-19 के कारण फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप। ये महिलाओं का है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंदु शेखर, रवि मित्तल, प्रीति सूदन, तरुण बजाज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन ए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, इंदु शेखर को। और बात करते हैं दोस्तों, एक आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, तरुण बजाज। तरुण बजाज क्या है दोस्तों, आर्थिक मामलों के सचिव हैं, इकोनॉमिक मैटर्स के जो सचिव हैं वो कौन है, तरुण बजाज। बाकी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के इंदु शेखर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा है, यहाँ पर आपको बताना है प्रधानमंत्री मेमोरियल कहाँ पर बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री मेमोरियल या म्यूजियम, प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा कट कीजिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने उर्वरकों की बिक्री कितना प्रतिशत वृद्धि की है, बिक्री में मतलब कितना % वृद्धि की है अप्रैल महीने में, तो ये आपको बताना है। 65%, 70%, 71 और 73%। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 71% वृद्धि की है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया है, DAP है और अन्य भी प्रकार के जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7, 17 सतत विकास लक्ष्य कब तक हासिल करने होंगे, यानी जो 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनका एक लिमिटेशन दे रखा है, ये कब तक मतलब हासिल करने होंगे दोस्तों, 2023 तक या 2025 तक या 2028 तक या 2030 तक। तो दोस्तों ये कब तक हासिल करने होंगे, 2023। यदि भारत पूरे गोल्स को 2030 तक हासिल कर लेता है 17 के 17, तो बेहतर स्थिति में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य है, इसमें वैसे तो टोटल 17 गोल्स को मतलब दे रखा होता है, उनको अचीव करना होता है, लेकिन इनमें मुख्य कौन कौन से हैं जिससे बेटर स्थिति आती है किसी देश की। तो इसमें एक तो है दोस्तों गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन, ये पॉइंट कुछ होते हैं। इन पर यदि इन गोल्स को पूरी तरह से अचीव कर लिया तो वो देश बेहतरीन स्थिति में आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास आ गई है, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य परिषद की अध्यक्षता किसके पास आ गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत। तो दोस्तों ये अभी किसके, अपने देश भारत के पास आ गई है अध्यक्षता वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में। ये WHO अलग है, इसकी अध्यक्षता होने पर भी वो काफ़ी सक्रिय हो जाता है WHO में, ठीक है। तो अब मैं WHO की बात कर रहा हूँ। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। और बात करते हैं तो इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, WHO के टेड्रोस अध्यक्ष हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भारत को दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अमेरिका ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेट दिलाना चाहता है, जबकि चीन ऐसा नहीं चाहता। अब भारत के पास ये है कि भारत किसका साथ देगा। तो दोस्तों देखिए वैसे तो भारत का खुद का एक वो होता है, स्टेटस होता है। भारत देखते हैं चाइना के साथ जाता है या अमेरिका के,
बाकी मेरे हिसाब से अमेरिका के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी पश्चिम घाट। तो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है टोडा जनजाति? ये पाई जाती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये वहाँ पर निवास करती है। अभी ये क्या कोविड-19 के लिए मास्क वगैरह बना रहे हैं, इस वजह से ये चर्चा में है, तो आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखिए कोविड-19 के मद्देनजर नीलगिरी क्षेत्र के टोडा कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपनी पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है दोस्तों। ठीक है, ये चरवाहा जनजाति है, आपको आगे ध्यान रखना है। टोडा भाषा का संबंध द्रविडियन भाषा परिवार से है, किंतु ये द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे असामान्य और अलग है। इसका टोडा भाषा का संबंध तो द्रविड़ भाषा परिवार से, लेकिन दोस्तों ये द्रविड़ों से बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं, या 3 सदस्य कम से कम होते हैं, 7 अधिकतम होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये अपनी आजीविका डेयरी उत्पाद जैसे भाई दूध दही इन चीज़ों से बैंत बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों टोडा कढ़ाई, ये भी पूछा जाएगा। टोडा कढ़ाई आपको ध्यान रखना नीलगिरी का है ना। तो देखिए टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर भी कहते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वगैरह की दृष्टि से। ठीक है, पोहर भी कहा जाता है, जो टोडा कढ़ाई होती है उसको पोहर कहा जाता है। जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है जिसे पुटकुली कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए टोडा है जो जिनकी एक विशेष एक पोशाक है, जो शादी वगैरह में वो मतलब पहनते हैं, कोई उत्सव मनाया जाता है तो पहनते हैं। एक शॉल होता है विशेष टाइप का, उसे क्या कहा जाता है? पुटकुली। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी के लिहाज और आरपीएससी के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये एक भव्य परिधान मान जाता है, इसे केवल विशेष अवसरों के लिए पहन जाता है, मंदिर त्योहार एवं अंत में कफन के रूप में भी इसे पहना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितियाँ डिजाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। इसे जीआई टैग भी दिया गया है दोस्तों, मिल चुका है जीआई टैग भी टोडा कढ़ाई को भी। और अभी नया अभी हाल ही में किसे मिला है दोस्तों? तो देखिए एक तो खोवर पेंटिंग्स को मिला है दोस्तों, सोहराई खोवर पेंटिंग्स, और एक तेलिया रुमाल पेंटिंग्स तो दोस्तों झारखंड की है, और रुमाल कहाँ का है दोस्तों? तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए वो मुद्दा आपको टोडा जनजाति वाला आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए ऑप्शन है माइकल फोय, ऑप्शन बी कीर स्टारमर, ऑप्शन सी स्टीव क्लार्क, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों अभी लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है दोस्तों? कीर स्टारमर। दोस्तों लेबर पार्टी का मतलब अभी कुछ दिन से भारत के नज़रिए में थोड़ा सा एंटी रुख रहा है उनका, लेकिन पहले लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की है उसका काफ़ी अच्छा नज़रिया रहा है भारत के संदर्भ में। जैसे भारत को स्वतंत्रता भी लेबर पार्टी की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा दी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है कीर स्टारमर लेबर पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वहाँ पर। क्वेश्चन अब दोस्तों हम बात करते हैं कल के क्वेश्चनों के बारे में जो आपको हमने दिए थे। मैंने आपसे कहा था विशेष लिखा करो, कंप्लीट लिखा करो, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन के बारे में लिखोगे आपकी नॉलेज उतनी बेहतर होगी, और आप कोई भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे दोस्तों। तो देखिए
किस देश के युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल छोड़ने पर उनके सैनिक शहीद हो गए? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ईरान। बात करते हैं दोस्तों ईरान के बारे में। तो ईरान के जो कैपिटल है यानी राजधानी वो तेहरान है दोस्तों, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चाबहार बंदरगाह है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं जो हमने आपको कल क्वेश्चन सेकंड दिया था। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं 40, 35, 32 और 28। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32। ये कौन सी मृत्यु दर होती है दोस्तों? जैसे एक शिशु का जन्म होने के बाद 1 साल के अंदर कितनी डेथ हो जाती हैं, तो 1000 में से 32 शिशुओं की क्या हो जाती है, 1 साल के दौरान मृत्यु हो जाती है। 1000 पर निकाली जाती है ये, तो ये शिशु मृत्यु दर आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। तो देखिए सर्वाधिक तो कौन से राज्य की है दोस्तों? सर्वाधिक है मध्य प्रदेश की 48, सबसे कम नागालैंड की है 4। जन्म दर की बात करते हैं तो जन्म दर सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों? बिहार की है 26.2%, और सबसे कम किसकी है दोस्तों? अंडमान निकोबार की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। दोस्तों आप कंप्लीट डिटेल से लिखा करो। यदि आप बेहतर लिखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर बेहतरीन सुधार आएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम होगा आप बेहतरीन करके आओगे वहाँ पर, क्योंकि आजकल जो करंट से लिंक होकर ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 में भारत को किन देशों के साथ रखा गया है? तो देखिए दोस्तों अमेरिका व फ्रांस, नॉर्वे व स्वीडन, नाइजीरिया व सोमालिया, नन। तो आपको बताना है किन देशों के साथ रखा गया है भारत को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको डिटेल से लिखना है इसके बारे में भी। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे या छठे पर, ये आपको डिटेल से बताना है। और आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो यूपीएससी आरपीएससी के लेख होते हैं, इनमें से फैक्ट दोस्तों आपको छोटे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए पराबैंगनी कीटाणुनाशक, पराबैंगनी कीटाणुनाशक। तो देखिए वैज्ञानिकों ने स्कूलों, रेस्टोरेंट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण के उपयोग का अध्ययन किया है दोस्तों। यानी उन्होंने कहा है कि जो रेस्टोरेंट स्कूल होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? पराबैंगनी कीटाणुनाशक के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये बड़े लेख हैं, और इसी तरीके से यदि आप बड़े एग्जाम में लिख के आते हो तो बेहतरीन आपको अंक मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस प्रक्रिया के माध्यम में पराबैंगनी किरणें वायरस के संचरण को रोकने तथा दूषित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने में सक्षम होता है। तो जो कीटाणुनाशक विकिरण होती हैं जो वायरस को क्या डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हम सबसे पहली बात करते हैं। तो देखिए पराबैंगनी किरणों में दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए ये 3 टाइप्स की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो देखिए पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। इस स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट विकिरण सी सबसे अधिक हानिकारक हैं और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती हैं, इनसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए मानव शरीर के लिए पराबैंगनी विकिरण ए और बी दोनों किरणें हानिकारक हैं, किंतु बी किरणों के संपर्क में रहने वाले जीवों में डीएनए एवं सेलुलर क्षति हो सकती है। वैसे तो मानव शरीर के लिए दोनों हानिकारक हैं, लेकिन बी के संपर्क में रहने से क्या हो जाती है? डीएनए में सेलुलर क्षति। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके संपर्क में आने से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। इनके संपर्क में आने से
कोशिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, डिस्ट्रॉय, जिससे कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना रहती है। यूवीजीआई दूषित स्थानों, हवा और पानी में रोगजनकों को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश के विनाशकारी गुणों का उपयोग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको एक पूरा लेख लिखना है दोस्तों पराबैंगनी विकिरणों पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा में बहुमत। तो देखिए राज्यसभा में बहुमत का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों हम राज्यसभा की बात करते हैं तो संसद का अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है दोस्तों, और 79 में संसद का, और 81 में लोकसभा का। तो आपको देखिए यहाँ बहुमत के उस पर नज़रिए से देखना है कि किसी भी सरकार का राज्यसभा में बहुमत होना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, जैसे राज्यसभा में अभी भी जो NDA 2 गवर्नमेंट है इसका बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐतिहासिक जो विधेयक हैं वो पारित किए गए हैं। जैसे 3 तलाक पारित किया है, और एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और बहुत सारे किए गए। कारण क्या है दोस्तों, एक तो इसमें जो राज्यसभा है जो ज़्यादा सक्रियता का वो नहीं करती है, यानी कानूनों को रोकने की कोशिश नहीं करती है, यानी रचनात्मक कार्य करती है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इस लेख को आप पूरा पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। तो देखिए हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा की कानून निर्माण भूमिका को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तो देखिए इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। तो दोस्तों संसद का मैंने अभी आपको बताया 79 में उल्लेख है, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। जैसे कुछ अपवाद में कौन से आ जाते हैं दोस्तों, जैसे एक तो धन विधेयक से संबंधित हैं, ये कुछ अलग हो जाते हैं। राज्यसभा का संगठन। तो देखिए राज्यसभा मैंने आपको बताया ही था कि संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसमें मैक्सिमम सीटें दोस्तों 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं 245, जिसमें 233 तो इलेक्टिव किए जाते हैं मेंबर, और 12 होते हैं दोस्तों साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित 12 सदस्य, जिसे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये एक स्थायी सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, स्थायी सदन है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा में बहुमत का महत्व। तो देखिए राज्यसभा में बहुमत के महत्व को हम देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संगठन तथा संरचना में व्यापक अंतर होने के बावजूद राज्यसभा में सरकार के बहुमत की उपस्थिति से कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं हम। तो दोस्तों देखिए जो प्रभावित क्यों नहीं हुई है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव से पिछले 68 वर्षों के दौरान सरकार राज्यसभा में केवल 29 वर्ष तक ही बहुमत में रही, जबकि 39 वर्षों के लिए अल्पमत में रही है। 1952 में ही राज्यसभा का जैसे गठन हुआ था दोस्तों, और लोकसभा का भी 1952 में अप्रैल में तो राज्यसभा का गठन हो गया था दोस्तों। तो लेकिन 29 वर्ष तक बहुमत में रही, 39 वर्ष तक बहुमत में नहीं रही, अल्पमत में रही, फिर भी कानून बनते गए। तो देखिए हम कुछ कानूनों को देख लेते हैं। तो देखिए इसके बावजूद 1952 से राज्यसभा ने 5472 बैठकों में 3857 विधेयकों को पारित किया है। अभी तक दोस्तों टोटल कितनी बैठक हो गई है राज्यसभा की 5472, जिनमें कितने विधेयकों को पारित कर दिया है 3857 संयुक्त। और दोस्तों जैसे कई बार कानून पारित नहीं होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन के तहत
क्या कर दिया जाता है, किसी भी विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है दोस्तों 108, जिसमें अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, अब तक संसद ने दोनों सदनों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए केवल 3 संयुक्त बैठकों का आयोजन किया है। तो दोस्तों अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पूछा जाता है कई बार कि अभी तक भाई जब से संविधान का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक कितने संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाए गए हैं। तो दोस्तों कितनी बार बुलाए गए हैं, 3 बार। एक बार तो 1961 में, जब तत्कालीन सरकार ने राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक को मतलब पारित नहीं होने दिया था, जबकि राज्यसभा में बहुमत था। तो एक तो दहेज विधेयक 1961 पर बुलाया गया था दोस्तों। दूसरा कब बुलाया गया था दोस्तों, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए। ठीक है, तो बैंकिंग सेवा आयोग के लिए बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन 1978 में, उसे भी मतलब अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तीसरी बार दोस्तों कब बुलाया गया था, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर 2002 में जो विधेयक था वो भी पारित नहीं होने पर ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, तो 3 बार आज तक संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं सरकार को बहुमत होने के बावजूद हार का सामना कैसे करना पड़ जाता है दोस्तों। तो देखिए, हम बात करते हैं राज्य को कुछ मामलों में प्रतिगामी सदन, राज्यसभा को कुछ मामलों में प्रतिगामी सदन के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों ये तो क्या काफ़ी जो क्या यूपीएससी वगैरह में ही आपको देखने हैं, बाकी आप पूरा देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं, जब पूर्ववर्ती शासकों की प्रीविपर्श को समाप्त करने वाले 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1970 को लोकसभा द्वारा पारित करने के बावजूद राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो प्रीविपर्श को समाप्त करके 24वें संविधान संशोधन विधेयक को क्या कर दिया था, 1970 में राज्यसभा ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक को क्या कर दिया गया था दोस्तों, बहुमत होने के बाद भी अस्वीकार किया गया। दोनों सदनों में सौहार्द की भावना भी देखने को मिली है दोस्तों। जैसे 1952 राज्यसभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति में शामिल नहीं करने के मामले में, कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा में टोटल जो लोक लेखा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, फिर भी राज्यसभा ने कोई विरोध नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आयकर संशोधन विधेयक 1953 को धन विधेयक के रूप में पेश करने के मामले में, यानी धन विधेयक में भी राज्यसभा ने कोई बात नहीं कही थी। प्रमुख बंदरगाह न्यास विधेयक 1963, इसमें भी लोकसभा की चयन समिति को पेश करने के मामले पर कि भाई लोकसभा ही इसको पेश करेगी। तो ये आपको कुछ विधेयक हैं 1954, 71, 72, 75 में राज्यसभा के विघटित करने के लिए लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए, हालांकि इस प्रकार के कार्य क्या रहे, विफल, यानी लोकसभा को भी विघटित करने के प्रयास किए गए थे दोस्तों। धन विधेयक की बात करते हैं तो दोस्तों राज्यसभा के पास 14 दिन तक ही वो रोक सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि कोई सलाह भी देते हैं तो उसको लोकसभा माने या नहीं माने। और धन विधेयक अनुच्छेद 110(3) में है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, इस अवधि में राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के साथ लोकसभा को लौटाने को बाध्य है, यद्यपि लोकसभा इस संशोधनों को ठुकरा सकती है। मैंने आपको बताया सलाह दे सकती है केवल, और 14 दिन धन विधेयक को रोक सकती है। त्रावणकोर कोचीन विनियोग विधेयक 1956, ये भी आपको ध्यान रखना है, और आपको यदि पढ़ना है तो आगे इसको पढ़ सकते हो। कुछ विधेयकों जैसे भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 1987 को पास करने में राज्यसभा द्वारा बहुत लंबा समय लिया गया, क्योंकि वह इन विधेयकों पर व्यापक आम सहमति बनाना चाहती थी। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में जैसे 25 अगस्त 1994 में सरकार का राज्यसभा में बहुमत
नहीं होने के बावजूद एक दिन में 5 संविधान संशोधन विधेयक पारित भी किए गए। तो राज्यसभा का मतलब यहाँ पर एक स्पष्ट होता है कि राज्यसभा ने रचनात्मक कार्यों में ही सहयोग किया है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा अड़ंगा नहीं लगाया है किसी भी संविधान संशोधन को या किसी भी कानून को पास होने में। वर्तमान में राज्य सभा की भूमिका, तो देखिए वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद जीएसटी, दिवाला और दिवालियापन, 3 तलाक, गैर कानूनी गतिविधियां, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन, नागरिकता संशोधन आदि विधेयक क्या हुए हैं दोस्तों, पारित हुए हैं। तो ये था दोस्तों राज्यसभा से की मतलब भूमिका, जो आपको पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पर दोस्तों हम अब बात करते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्रियों के अनुसार बड़ा लेख एक और है दोस्तों। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोविड-19 महामारी के साथ वाशिंगटन सहमति। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वाशिंगटन सहमति थोड़ा ध्यान देना है, जो क्या कहती है, उदारीकरण पर बल देती है। वाशिंगटन सहमति थोड़ा देखना है आपको दोस्तों। तो देखिए 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक राज्य समर्थित अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी अनेक सीमाओं से विश्व परिचित हुआ तथा बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं अर्थात निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, 1970 तक एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार बहुत कम करता था, और 1970 से क्या कर दिया उन्होंने, ये प्रारंभ कर दिया दोस्तों, मतलब एक दूसरे देश के साथ व्यापार करना, और प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। तो ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, जो आपको हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आपका हर क्वेश्चन सोल्व होगा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।